बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम लाइव आ चुके हैं सरल भारत न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, सरल भारत न्यूज जैसा कि आप सभी को पता है 3T सीरीज चला रहा है। 3T मतलब थिंक टैंक टॉक। जी हाँ, जिसमें हम देश भर से तमाम हस्तियों को आमंत्रित करते हैं उनके कार्य प्रणाली, उनके अनुभव और किसी समसामयिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। उसी सीरीज में आज हमने आमंत्रित किया है सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस आदरणीय मार्कंडे काटजू सर को। और आदरणीय मार्कंडे काटजू सर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरल भारत न्यूज पर। नमस्कार सर, जैसा कि हमने विषय रखा है आज की, जो किसानों की समस्याएं हैं और जो भारत सरकार का नया कृषि बिल लाया गया है, इसमें सर अभी आपके कुछ आपने फेसबुक पोस्ट डाले हैं जिनमें आपने कहा है कि जो बैठक हुई थी उन पर शायद बात बनती हुई नहीं दिख रही है सरकार की और किसानों संगठन के बीच में। सर, सबसे पहले आप उसी पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिएगा सर। देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि पंजाब से बहुत सारे किसान दिल्ली की ओर आए। उनको हरियाणा में पुलिस ने रोकने की कोशिश की, मगर उसके बावजूद वो दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच गए। ज़्यादातर पंजाब के ही हैं, हालांकि कुछ हरियाणा के भी फार्मर्स हैं और कुछ उत्तरांचल से आए, कुछ यूपी से आए, मगर ज़्यादातर पंजाब के ही दिखाई दिए। यस सर। तो ये मैं तो कई बार कहता रहा कि देखिए, आप लोग बातचीत शुरू करिए सरकार से। ठीक है, आंदोलन आपने किया, उससे आप लोगों को मालूम हुआ कि आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं और आपकी एकजुटता का दिखाई दी। मगर अब वक्त आ गया है बातचीत का, क्योंकि हिंसा तो इससे तो कोई समस्या का समाधान होगा नहीं। समाधान होगा बातचीत से। जी तो पहली मीटिंग हुई, आप जानते हैं, कल हुई थी। 3 बजे से 3-4 घंटे चली, मगर वो विफल रही। अब अगली मीटिंग 3 दिसंबर के लिए रखी गई, यानी कल के लिए। किसान कहते हैं कि वो जो 3 कानून कृषि के बारे में भारत की पार्लियामेंट ने जो बनाए थे, उनको वापस लिया जाए। सरकार अभी उनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं दिखाई दी। मुख्य मुद्दा यही है, वो जो 3 कानून बनाएगा। तो मैंने सुझाव डाला, मैंने कहा कि देखो, एक मध्य रास्ता निकालना चाहिए कि एक तरफ तो देखिए, सरकार को बिल्कुल बेइज्जत भी नहीं करना है, उनकी भी फेस सेविंग करनी है। तो ये तरीका होना चाहिए। 3 तारीख की मीटिंग में ये दोनों पक्ष इस पे अग्री कर जाएं कि वो कानून तो रहेंगे, मगर उनको अभी अमल नहीं किया जाएगा, उनको इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। वो भविष्य में बातचीत जब होगी और कोई समझौता होगा, तभी वो उसके बाद अमल के बारे में सोचा जाएगा। तब तक इन कानून को रहने तो दिया जाए, मगर इनको अमल नहीं किया जाए जब तक कोई समझौता न हो जाए सब पक्षों के साथ। तो ये इससे क्या होगा कि एक तो भारत सरकार की भी इज्जत रह जाएगी, उनको कानून वापस लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। साथ साथ ये किसानों का भी इसमें कम से कम आंशिक रूप से उनकी सफलता हो जाएगी कि वो कानून अभी वो लागू नहीं होंगे। तो ये एक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वाया मीडिया, मध्य रास्ता ये है। और जब कोई समझौते होते हैं तो कोई थोड़ा सा एक पक्ष कुछ बातें माने और कुछ बातें दूसरा पक्ष माने, तब जाके समझौता होता है। क्योंकि देखिए, वरना तो भाई इसका परिणाम होगा, अगर ऐसा नहीं माना जाए तब तो परिणाम हो सकता है हिंसा, और हिंसा को हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि न हो। ये जो बिल्कुल जैसे कि आमने सामने हो गए हैं, सड़क ब्लॉक कर दिया है, अब कुछ लोग कह रहे हैं दिल्ली को पूरा ब्लॉक कर दो।
तो इसकी तो भी प्रतिक्रिया होगी। कोई भी सरकार ये नहीं इजाजत दे सकती है कि दिल्ली को आप ब्लॉक कर दीजिए, सारे सड़कें ब्लॉक कर दीजिए। ये कोशिश करनी चाहिए कि ये परिस्थिति ना आए और एक शांतिपूर्वक कोई समाधान निकले। इसीलिए मैंने ये कल पोस्ट किए कि ये एक वाया मीडिया है। मैंने दोनों पक्षों को सुझाव दिया कि थोड़ा आप झुकिए, थोड़ा वो झुकें, तब जाके एक बीच का रास्ता निकले। यस सर, यस सर। ये तो है ही सर। मेरे सामने बहुत सारे स्क्रीन पर प्रश्न आ गए हैं, जिनमें से सर एक दर्शक कह रहे हैं कि सर, क्या सरकार ने ये अध्यादेश और बिल लाने के पहले किसी किसान संगठनों से बात की थी क्या सर? देखिए, मुझे नहीं मालूम है संगठनों से बात की थी कि नहीं की। कुछ विचार यस जरूर सर। कुछ लोगों से किया होगा, आखिर ऐसे थोड़ी कोई कानून बनता है। और ये देखिए, एक चीज यस सर। इसमें अगर हम इसमें थोड़ी गहराई में जाना चाहता हूँ, किसानों की वास्तविक समस्या, देखिए किसानों की वास्तविक समस्याएं हैं, बहुत भीषण समस्याएं हैं। पहली चीज तो समझनी चाहिए कि आज की खेती बहुत बदल गई है पुराने जमाने की खेती से। अगर आपने जैसे कहानियां पढ़ी हों मुंशी प्रेमचंद की, गोदान वगैरह, बड़ी मशहूर जी उपन्यास है सर। जी सर। गोदान, और भी कहानियां। तो उस जमाने की जो खेती होती थी, बिल्कुल पिछड़े तरीके से हल से खेत जोता जाता था। अब क्या है कि थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गई है खेती, और जो गांव भी हैं अब वो गांव नहीं रहे, सेमी अर्बनाइज हो गए। अब अक्सर ट्रैक्टर से खेती होती है और उसमें लागत बहुत लगती है। आज की खेती में आपको बिजली पे लागत, और ये बीज खरीदना पड़ता है, फर्टिलाइजर खरीदना पड़ता है, पेस्टिसाइड खरीदना पड़ता है, बहुत लागत लगती है। तो उसी हिसाब से किसानों को दाम मिलने चाहिए, क्यों घाटे पे तो वो खेती करेगा नहीं। अगर 1,000 रुपए की यस लागत सर। लगाई उसने, तो कम से कम 1,500 रुपए, 1400-1500 रुपए उसको मिलना चाहिए दाम अपने फसल का। मगर इधर क्या हो रहा है कि उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं किसानों को। अब अक्सर ये भी वजह है कि मानिए कोई चीज पैदा करी किसान ने 20 रुपए की, और वो बाजार में बिक रही है 50 रुपए की। इसके मतलब 30 रुपए बिचौलिया ले गए, बीच में इंटरमीडियरी। तो शायद सरकार के मन में ये था कि ये बिचौलियों को दूर किया जाए ताकि किसानों को ज्यादा दाम मिले अपने फसल का। और फिर ये जो मंडी समितियां बनाई गई थी, तो शायद सरकार ने सोचा कि इसमें भी आज़ादी होनी चाहिए कि जहाँ चाहे किसान अपना माल बेचे, क्यों वो सरकारी मंडी समिति में ही बेचे। वो कोई प्राइवेट मंडी हो या डायरेक्टली व्यापारी को बेचें। मानिए किसी के पास कोल्ड स्टोरेज है व्यापारी के पास, तो सीधे वो किसान से बातचीत करके जो भी दाम तय हो दोनों में उस पर बेचे। ये सब मंशा थी जो ये कानून बनाए गए। और बातचीत जरूर की होगी कुछ लोग, अब मुझे नहीं मालूम किससे बातचीत करी, मगर बिना सोचे समझे थोड़ी बातचीत होती है। और इसका उद्देश्य तो मुझे लगता है अच्छा था कि किसान को अच्छा दाम मिले, बिचौलिया न खा जाए। मैंने सुना पंजाब में बिचौलिया हर साल 3,000 करोड़ रुपए कमाते हैं, वो किसान को नहीं जाता, बिचौलियों को चला जाता है। यस सर। यस। तो किसान को ज्यादा मिलना चाहिए, तो इस मकसद से बनाए गए थे कानून। मगर देखिए, हमारे यहाँ भारत में होता क्या है, कानून तो अच्छे मकसद से बनाए जाते हैं, मगर उनका जब अमल होता है, क्रियान्वयन होता है, तब पता लगता है कि उसमें कई गलतियां हो रही हैं। तो अब जैसे ये बात हुई मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, इस पे एक मुख्य मुद्दा है। यस। मगर हकीकत क्या है कि मुश्किल से 15% किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फायदा मिलता है। और
बाकी को नहीं मिलता है। और जो विशेषकर जो छोटे किसान हैं जिनके पास 1-2 बीघा जमीन है या जिनके पास यस 10-20, उनको ज्यादा फायदा। एक तो वो बेचारे इतने गरीब हैं, वो तो जो सरकारी मंडी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं जहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, और करप्शन बहुत ज्यादा है। तो ये कई तो जब अमल में आप कानून लाएंगे, यही भारत में यही दिक्कत है कि कानून कई अच्छे अच्छे बने हैं, मगर जब उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है तब पता लगता है करप्शन और अन्य कारण से वो अच्छे साबित नहीं होते हैं। तो ये दिक्कत है। मगर इसमें आवश्यक है कि किसान संगठनों से व्यापक चर्चा हुए। तो इसीलिए मैंने सुझाव ये दिया कि ठीक है, ये कानून रहे कानून की किताबों में, मगर इनका अभी अमल रोक देना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए, ताकि व्यापक बातचीत हो सरकार में और किसान संगठनों में, सारी की मुसीबतें समझे। हो सकता है किसान कुछ इन कानून के कुछ धाराओं से सहमत हों, कुछ से असहमत हों। ये इस पे व्यापक बातचीत होनी चाहिए, तभी जाके कोई समाधान निकलेगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि अभी इन कानूनों का अमल रोक देना चाहिए सरकार को। ये मेरा सुझाव है, और बड़ी मैं जी विनम्रता से सुझाव दे रहा हूँ। देखिए, कई कानून होते हैं जिनको कहते हैं कंडीशनल लेजिस्लेशन। मैं आपको बताऊं, कंडीशनल लेजिस्लेशन का यस मतलब ये होता है, किसी कानून में लिख दिया जाता है कि ये कानून तो पारित हो जाएगा, मगर ये अमल तब होगा जब सरकार कोई विज्ञप्ति जारी करे। वो तुरंत कानून बनने से वो अमल नहीं होगा। वो अमल होगा जब कोई नोटिफिकेशन होगा, तब वो फोर्स में आएगा। तो ये मेरे विचार में एक अध्यादेश, ऑर्डिनेंस सरकार को पारित कर देना चाहिए इन तीनों कानूनों को संशोधित करने के लिए, कि ये कंडीशनल लेजिस्लेशन रहेंगे और ये अमल में तब आएंगे जब सरकार एक नोटिफिकेशन इशू करेगा। और नोटिफिकेशन इशू करे किसान संगठनों के साथ व्यापक चर्चा विमर्श करने के बाद। तो ये मेरा सुझाव है। यस सर, यस सर। सर एक और प्रश्न है, इस बीच किसी दर्शक ने अभी पूछा हमसे। सर वो कह रहे हैं क्यों नहीं कोई सरकारें किसान आयोग बना पा रही हैं, आखिर क्या समस्या है सर? इस पर सर आपके क्या विचार है, किसान आयोग बनाना चाहिए कि नहीं? भाई, मैंने कहा ना कि ये सब के लिए चर्चा होनी चाहिए। किसान आयोग बने, क्या बने, क्या संशोधन हो, किसानों को वास्तविक दिक्कतें बहुत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। तो हो सकता है ये सरकार की मंशा अच्छी थी कि किसानों की दिक्कतें दूर करें, मगर कोई कानून बनाने के लिए व्यापक सलाह मशवरा होना चाहिए था, जो मुझे लगता है नहीं हुआ। हो सकता है कुछ लोगों से बातचीत करी यस सरकार, ऐसा नहीं है कि बिना किसी से बात किए ये कानून बना दिया गया, मगर और व्यापक चर्चा होनी चाहिए। तो इसीलिए मेरा राय है कि इसको अभी स्थगित कर दें, इसको अभी पेंडिंग कर दें, ये कानूनों को। मैं नहीं कह रद्द कर दें, आप रहने दीजिए कानूनों को, मगर इनका क्रियान्वयन अभी रोक दीजिए और एक उसका संशोधन कर सकते हैं ये कानूनों का अध्यादेशों द्वारा, जिसमें ये लिखा हो कि ये कानून कंडीशनल लेजिस्लेशन होंगे और ये तभी लागू होंगे जब कोई सरकारी विज्ञप्ति आएगी। और विज्ञप्ति जारी करने के पहले सरकार बड़ा व्यापक सलाह मशवरा करे किसानों से, उनकी वास्तविक दिक्कतें पूछे। हो सकता है कई बातें संशोधन सरकार को अच्छे लगे। तो ये मेरा राय है। जी सर, एक और हमारे साथ विशाल यादव जी जुड़े हैं सर। उनका प्रश्न है कि सर किसान आंदोलन में न्यायपालिका का हस्तक्षेप कितना सार्थक होगा? क्या न्यायपालिका का इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए सर कि नहीं? इस पर सर आप अपने विचार प्रस्तुत करें। नहीं, न्यायपालिका का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सब पॉलिसी डिसीजंस हैं, और पॉलिसी डिसीजंस में जुडिशरी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। देखिए, कई चीजें हैं जो न्यायपालिका के क्षेत्र में नहीं आती हैं। हर समस्या का समाधान न्यायपालिका के पास नहीं है।
यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, सबके अपने अपने क्षेत्र हैं और एक अंग को दूसरे अंग के क्षेत्र में नहीं दखल करना चाहिए। ये सब पॉलिसी डिसीजन है विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में, न्यायपालिका के क्षेत्र में नहीं है। यस सर। सर हमारे बीच इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सर जुड़े हैं सर, उनका एक वैलिड प्रश्न है। वो कह रहे हैं सर हमारे प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल 2016 को ई नाम योजना लागू करते समय बताया था जब 585 मंडियों को इसमें जोड़ने की बात हुई थी, इसमें किसान, बिचौलिए और उपभोक्ता तीनों का फायदा होगा। अब कहा जा रहा है कि किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, हकीकत क्या है सर? देखिए, ये सही बात है कि बिचौलिए बहुत पैसा खा जाते हैं जो किसानों को नहीं मिलता है। मैंने उदाहरण दिया कि कोई चीज अगर 20 रुपए की का दाम किसान को मिलता है तो वो बाजार में बिकती है 50-60 रुपए की, यानी तिगुना दाम पे, तो बाकी 30-40 रुपए बिचौलिया खा जाते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा ठीक है। कुछ ना कुछ तो ट्रेडर्स होंगे जो कि माल किसान से बाजार तक पहुंचाएंगे, उनको 10-15 रुपए मिल जाए हम समझ सकते हैं, मगर 30-40 रुपए मिल जाए ये तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये इसमें से ज्यादातर तो मिलना चाहिए दाम किसान को। तो बिचौलिया की समस्या वास्तविक समस्या है, मगर कैसे ये समस्या को कम किया जाए इसके लिए व्यापक सलाह मशवरा होना चाहिए। देखिए, कुछ बिचौलिया तो होंगे क्योंकि किसान तो अपने खेत पे है और वो माल बिकता है जाके शहरों में, है ना, तो गांव से शहर ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ये कौन वहन करेगा? और तो जो व्यापारी है वो किसान से लेता है उसका माल और फिर वो ले जाता है और शहर में होलसेलर को बेचता है और फिर होलसेलर रिटेलर से बेचता है। ये एक चेन है। तो कुछ ना कुछ तो ट्रेडर्स होंगे, ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडर्स को बिल्कुल ही खत्म कर सकते हैं, वरना किसान कैसे अपना माल पहुंचाएगा शहर? तो कुछ बिचौलिया तो होंगे, मगर बिचौलियों को मतलब किसान जितना पाता है उससे 3-4 गुना ज्यादा पा जाए, ये तो उचित नहीं है। थोड़ा सा अगर मानिए किसान को 20 रुपए मिलता है तो ठीक है, बिचौलिया 10-15 रुपए ले ले, मगर ये नहीं कि वो माल बेचे 30-40 रुपए का। ये तो बिल्कुल शोषण हो गया ना किसान का, एक्सप्लॉयटेशन हो गया जो होता है इस देश में। इसीलिए किसान को सही लागत नहीं मिलती। इतने सारे किसानों ने आत्महत्या कर ली, 3-4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो क्योंकि देखिए जब वो लागत लगाना पड़ता है, मैंने बताया ना, आज की खेती पुरानी खेती जैसे नहीं है। आज की खेती में आपको बहुत लागत लगानी पड़ती है, बिजली, खाद, बीज और पेस्टिसाइड और क्या क्या लागत लगाना पड़ता है बहुत, तब जाके आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि किसान को एक उचित दाम मिले, मगर वो लागत लगाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। अब बैंक से कर्जा नहीं मिलता है तो लोकल मनी लेंडर से लेता है, वो बड़ा ब्याज बहुत ज्यादा होता है, तो इतना ज्यादा कर्ज हो जाता है कि वो दे नहीं पाता है और कईयों की जमीन बिक गई या बिकने की हैसियत में आ गए, तो कईयों ने तो आत्महत्या कर ली। लाखों किसानों ने भारत में अभी भी करते जा रहे हैं। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है। मैं बता रहा हूँ, मैं गया था पंजाब करीब 2 साल पहले। पंजाब तो बड़ा यानी खेती में बहुत आगे प्रदेश है, विकसित प्रदेश, मगर मैं वहाँ गांव में गया पंजाब में, और कई जगह मैंने पाया जहाँ आत्महत्या हुई थी, उनकी विधवाओं से मैं मिला कई गांव में पंजाब की, जबकि पंजाब की जो खेती होती है बिल्कुल सबसे बेहतर भारत में होती है, मगर वहां भी बड़ी भीषण समस्याएं हैं और कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है। तो किसानों की समस्या वास्तविक बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान निकालना चाहिए। सरकार की मंशा सही है, मगर ये जरूरी है कि व्यापक सलाह मशवरा होना चाहिए
इतनी जल्दीबाजी में ये कानून नहीं बनाने चाहिए थे। जी सर, जी सर। मतलब सर कहीं न कहीं जल्दबाजी तो हुई ही है। ये उसी का नतीजा है कि आज आंदोलन जैसी स्थिति से आशुतोष सिंह जी गुजर जुड़े रही है। हैं और वो कह रहे हैं सर किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून को लागू होते ही कृषि क्षेत्र में भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा और यह कानून कालाबाजारी को बढ़ावा देगा। इस पर क्या राय है सर आपकी? देखिए ये भी एक आशंका है किसानों को कि ये कॉरपोरेट्स के हाथ में चला जाएगा। तो इस सब का भी सलाह मशवरा से ही तो हल निकलेगा ना। देखिए अगर मानिए कोई कंपनी है वो उचित दाम देती है किसान को तो इसमें क्या हर्ज है, मगर अगर वो शोषण करती है तब ये गलत है। तो ये सब चीजों पे सलाह मशवरा होना चाहिए ना। ये जो कानून बनाए गए थे इनमें सब किसानों के संगठन को बुलाना चाहिए और उनकी दिक्कतें परेशानियां समझना चाहिए, तब जाके एक ये कानूनों का संशोधन कर सकते हैं। जी सर। सर हमारे साथ बॉलीवुड से भी स्टार जुड़ गए हैं सर, यशपाल शर्मा सर जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं सर सैल्यूट है काटजू सर की सोच को सर। थैंक यू सो मच सर। नहीं, मैं तो देखिए मुझे जी। कुछ चाहिए नहीं, मैं राजनीति में नहीं हूँ। कईयों ने कहा कि ये तो बीजेपी के एजेंट हो गए, ये वो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, मगर मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ हमारी जनता का भला हो, सबका अच्छा जीवन हो, उचित आमदनी हो, और किसानों से तो पूरा देश चलता है, क्योंकि बिना खाए हुए तो आदमी जीवित रह नहीं सकता है। तो ये किसानों का देखभाल करना ये हम लोग सबका फर्ज है। यस सर। यस सर। सर जैसा कि आपने अभी अपने अनुभव साझा किए, हमसे बताया कि आप पंजाब गए थे और वहां पर जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं आप उनकी विधवाओं से भी मिले मैं हैं। ये एक और तो आपसे आपसे सर रिक्वेस्ट आपके करूंगा करीब से जाना सर आप अपने अनुभव साझा करिए सर, जो मतलब जिन लोगों से आप मिले थे वहां पर क्या स्थिति रही होगी और सर मूल वजह क्या है आत्महत्याओं का। सर कोई भी सरकार समाधान क्यों नहीं निकाल पा रही हो, चाहे सर यूपीए सरकार रही हो चाहे एनडीए सरकार रही हो, आखिर आत्महत्याओं का समाधान क्या होगा सर? इस पर सर आप अपने देखिए अनुभव साझा कीजिए हमसे। देखिए वो आत्महत्या इसलिए हुई क्योंकि वो किसान अपना कर्ज नहीं लौटा सकता है। देखिए आज के खेती करने के लिए किसान को कर्ज लेना पड़ता है। ये पुराने जमाने की खेती नहीं है कि आपने बीज छिड़क दिए और हल चला दिया। जी सर। आज की खेती में ट्रैक्टर चाहिए जी सर। होता है, खाद चाहिए होती है, बीज अच्छे बीजों की भी कई वैरायटी होते हैं, और पेस्टिसाइड और क्या क्या लागत बहुत होती, तो उसके लिए किसान को कर्ज लेना पड़ता है। अब मानिए किसान ने 1,000 रुपए कर्ज लिया, एक तो कर्ज कहाँ से मिलेगा, कई जो मनी लेंडर्स है बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं, तो उसको कम से कम 1,000 रुपए अगर लागत लगी तो 1,500 रुपए उसको मिलना चाहिए ताकि वो कर्ज चुका सके, मगर वो चुका नहीं पा रहा है क्योंकि उचित दाम नहीं मिल रहे हैं उसके फसल के। तो अब नौबत आ जाती है कि उसका जमीन बिक जाए, तो वो कैसे अपने परिवार को खिला पाएगा। तो कईयों ने आत्महत्या कर ली, लाखों ने आत्महत्या कर ली भारत में। ये बड़ी भीषण समस्या है, इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए आज भी 60% हमारी देश की आबादी किसान है। पहले तो होती थी 80-85%, अब हो गई करीब 60-65% होगी, बाकी सब शहर की तरफ चले गए, मगर फिर भी 60-65% जनता किसान है। तो उनका भले का देखभाल करना ये सबका, सरकार का ही नहीं सबका फर्ज है। तो ये बड़ा अच्छा किया आपने इस पे चर्चा शुरू करी, इस पे और चर्चाएं, व्यापक चर्चाएं होनी चाहिए। और मेरी सुझाव है कि अगली चर्चा में आप ये किसान संगठनों के भी लोगों को बुलाइए, सरकार के भी प्रतिनिधियों को बुलाइए, ताकि बातचीत हो। ऐसे प्लेटफॉर्म, देखिए ये बातचीत का प्लेटफॉर्म है आपका ये जो शो है, तो सबको इसमें
आपस में अपने अपने बात कहने का मौका मिले और तब जाके एक समाधान निकलेगा। तो लिहाजा ये फिर से मेरा विनम्र अपील है सरकार को कि अभी जो आपने कानून पास किया उसको सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल दीजिए, यानी कि उसको अभी अमल में न लाइए। उसका तरीका है कि एक अध्यादेश पारित करें कि ये जो 3 कानून बनाए थे ये तभी लागू होंगे जब कोई सरकारी विज्ञप्ति जारी हो, यानी इनको कंडीशनल लेजिस्लेशन बना दीजिए। कंडीशनल लेजिस्लेशन बहुत कॉमन है हमारे कानूनों में। कई कानून होते हैं जो जैसे ही प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट दिया वो लागू हो जाते हैं, और कई कानून होते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि ये लागू होंगे जब सरकारी विज्ञप्ति कोई जारी होगी। तो इसको भी एक कंडीशनल लेजिस्लेशन में तब्दील कर दीजिए और विज्ञप्ति जारी करने के पहले व्यापक सलाह मशवरा करिए सर, संगठनों से, तमाम लोगों से सलाह मशवरा करिए, तब जाके कोई विज्ञप्ति जारी करके इनको लागू करें। मैंने कहा देखिए अगर ये आप समझौता नहीं करेंगे तब तो विकल्प है हिंसा, क्योंकि देखिए ये ज्यादा दिन तक तो चल नहीं सकता है कि आपने सड़क घेर ली, आपने दिल्ली घेर लिया। भाई सरकार एक चीज देखिए, एक सिद्धांत समझ लीजिए प्रशासन का, ये मैं किसानों को भी बताना चाहता हूँ। मैं उनका दुश्मन नहीं हूं, मैं उनका हितैषी हूं किसानों का, मगर एक सिद्धांत समझना चाहिए कि प्रशासन का सिद्धांत है कि दबाव में के सामने कभी घुटना नहीं टेकना है, क्योंकि दबाव के सामने घुटना टेक दिया तब तो फिर और दबाव आएंगे और लोग हड़काएंगे। तो हड़काने से आप नहीं हमको मानना है। हाँ, जब दबाव हट जाए तब ठंडे दिमाग से सलाह मशवरा करो, और हो सकता है कई चीजें महसूस करो कि हमसे गलती हो गई, उनका संशोधन करो। मगर किसान समझे कि ये दबाव से और सड़क रोकने से और दिल्ली को घेरने से ये जीत हासिल करेंगे, तो ये इनकी भूल है। फिर मैं कह रहा हूँ हिंसा होगी, और इसके कई मैंने ऐतिहासिक घटनाएं बताई हैं। जैसे रूस में हुई थी जनवरी 1905 में, जिसको ब्लडी संडे कहा गया, जबकि भीड़ गई थी वहां की जो शासक जार कहते थे उनको घेरने के लिए, तो उन पे फिर बंदूकें चली, सैकड़ों मारे गए। या अक्टूबर 1795 में पेरिस में जब भीड़ गई थी वो नेशनल कन्वेंशन को घेराव करने के लिए, तो नेपोलियन उस टाइम ब्रिगेडियर जनरल थे, उनको बुलाया कन्वेंशन ने, उन्होंने तोपों से भीड़ को तितर बतर कर दिया। तो ये सब हो सकता है और मैं नहीं चाहता हूं ऐसा हो। ये किसानों को समझना चाहिए, एक अपना सीमा भी समझनी चाहिए। आप प्रशासन को घुटने नहीं टिकवा सकते आपको। और तभी मैंने कहा कि भाई आप प्रशासन का भी इज्जत का ख्याल रखिए। कानून उन्होंने पारित कर दिए, अब आप कहते हैं कानून वापस लो। अब वापस ले लेंगे तो नाक नहीं कट जाएगी सरकार की। तो बेहतर है इतना रिजिड होना, इतना जिद्दी होने के बजाय ये ठीक है, कानून वापस लेने के लिए हम नहीं कह रहे, मगर कानून को अभी अमल में ना लाइए जब तक कि हम लोग के साथ सलाह मशवरा ना हो जाए, और हम उसके बाद फिर जब जो समझौता हो तब संशोधन के साथ या जैसे भी, तब जाके अमल में लाइए। ये तरीका है। अब नहीं मानिए मेरी बात तो भाई लड़िए, फिर भिड़ंत कीजिए, और फिर देखिए एक चीज समझ लीजिए, शासन से कोई लड़ नहीं सकता है। शासन के पास फौज है, पुलिस है, हथियार हैं। आप समझें कि आप हल्ला मचाने से आप उन पे चढ़ बैठेंगे, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। सरकार है, उसके साथ आपको एक बर्ताव करने का तरीका है। ठीक है, आपने किया आंदोलन, अच्छा किया, मैं कहता हूँ इससे आपकी एकजुटता प्रदर्शित हुई, आप में तकलीफें देश को मालूम हुई, ये अच्छी चीज थी आंदोलन। मगर आंदोलन एक हद तक होता है, उसके बाद बातचीत करनी चाहिए। आंदोलन आप अनंत करते चलेंगे तो फिर उसका रिएक्शन होगा, फिर आपको फिर मुसीबत पड़ेगी। ये जानना चाहिए कि देखिए हर संघर्ष में कभी आगे बढ़ते हैं,
और कभी रुक जाते हैं और बातचीत शुरू करते हैं, और कभी कभी पीछे भी हटते हैं। हर संघर्ष में, हर लड़ाई में कभी आगे बढ़ने का वक्त होता है, कभी रुकने का वक्त और बातचीत का वक्त, और कभी पीछे हटने का वक्त। ये तमाम लड़ाइयाँ हुई, वियतनाम में लड़ाई हुई, नॉर्थ वियतनाम अमेरिका में, बीच में मगर बातचीत भी हुई, और अंत में जनवरी 1973 में बातचीत से ही वो हुआ, समाधान निकला। तो लिहाजा ये हमेशा लड़ते रहना, हमेशा आगे बढ़ते रहना, ये ठीक नहीं है। एक हद तक आगे बढ़ो, फिर उसके बाद रुको, बातचीत शुरू करो, देखो क्या उसका नतीजा निकलता है, फिर आगे का कदम सोचो। मगर ये लोग, कुछ लोग भड़का रहे हैं कि सब बढ़ते चलो, घेर लो, चढ़ बैठो दिल्ली पे, ये इसका उल्टा परिणाम होगा। मैं बता देना चाहता हूँ किसानों को। जी सर ने जैसा कि बिल्कुल दो टूक शब्दों में और बहुत ही गहरा और स्पष्ट संदेश दिया है, किसानों को भी संदेश दिया है, भारत सरकार को भी संदेश दिया है। भारत सरकार से अपील की है, अभी किसानों की बात को सुननी चाहिए, ठंडे दिमाग से रोकना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए और इस बिल को थोड़ा सा लंबित रखना चाहिए। ठीक उलट किसानों से भी कहा है, हिंसा कोई रास्ता नहीं है। इतिहास के कुछ रेफरेंस भी दिए हैं सर ने, ब्लडी संडे को भी लिया है कि ऐसी घटनाएं हजारों लाखों हो चुकी हैं। हिंसा से और डायरेक्ट चढ़ाई करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। और सर ने एक सरकार का हमारे सामने नियम भी बताया है, प्रशासन कभी भी किसी भी दबाव के आगे झुकेगी नहीं। तो ये चीजें सर की साइड से बताई गई हैं। मैं भी सभी जो किसान संगठन के लोग और किसान लोग हमसे जुड़ रहे हैं, उन सभी से आग्रह करना चाहूंगा, सर की बात को बहुत सीरियसली सुना जाए। और यदि भारत सरकार तक हमारी बात जाती है तो मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा, सरकार को यह वीडियो बहुत ही ध्यान से और गंभीरता से और संवेदनशीलता से इस पर रिस्पॉन्स करना चाहिए। सर कुछ किसान संगठन के साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ इसी संबंध में कुछ एक घटना उनके गांव में, सर एक गांव का, मैं वीरेंद्र कुमार से रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप अपनी जो पूरी घटना हुई है उसको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डालें, मैं सर से प्रश्न करूंगा। सर क्या किसानों की कृषि योग्य उपजाऊ जमीन को सरकार नेशनल हाईवे के लिए बिना नोटिस जारी किए और बिना उचित मुआवजा दिए ही अधिग्रहण कर सकती है? और यदि यह सरकार ऐसा कर ले तो किसानों को क्या करना चाहिए? सर मैं बताता हूँ, इनका प्रश्न सर ये है, ये इनके गांव में सर उत्तर प्रदेश के किसी एक ग्राम से ये संबंधित है, और आजमगढ़ में भी कुछ कहीं अभी सर नेशनल हाईवे बन रही है वहां पर। तो कुछ लोगों को सर लाखों रुपए मुआवजा मिल गया है, कुछ लोगों को 70,000 रुपए बीघा मिल गया है। तो उसी से ये कुछ संगठन है, किसानों के संगठन प्रताड़ित हैं सर। ये लोग सर बहुत परेशान है, 1-2 साल से जगह जगह पर जा रहे हैं। इवन सर ये लोग बहुत सारे आंदोलनों से भी जुड़े रहे हैं, लेकिन सरकार ने कुछ इनकी ओर रिस्पॉन्स ही नहीं दिया सर। इनके लिए सर क्या रास्ता चुना जाए? देखिए, ये तो है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जिसके अंतर्गत सरकार अधिग्रहण कर सकती है जमीन किसानों की, औरों की, मगर उसके लिए मुआवजा देना पड़ेगा। और अगर इमरजेंसी हो तो तुरंत कब्जा भी लिया जा सकता है 80% मुआवजे देने पे, और बाकी बाद में तय होता है। मगर देखिए, हकीकत यह है, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ कानून तो कई बहुत सारे हैं, मगर उनका जब क्रियान्वयन होता है तो बड़ा भ्रष्टाचार होता है, बहुत गड़बड़ियाँ होती हैं। ये लैंड एक्विजिशन में वास्तव में आपके ये जो हैं, क्या नाम है इनका, जो जिन्होंने पूछा सवाल, वीरेंद्र शर्मा सर। हाँ, तो वीरेन जी का सवाल उचित है, उनकी परेशानी भी उचित है कि किसानों जी की सर। जमीन ले ली जाती है, मगर उनको सही वक्त में मुआवजा नहीं मिलता है, और सही मुआवजा नहीं मिलता है, परेशान किया जाता है। मुआवजा देने के लिए भी जो अफसर है वो कहता है इसमें से 25% या 40% मुझे दो। भ्रष्टाचार जी सर। बहुत होता है, जी ये सब चीजें बहुत होती हैं हमारे, बहुत, मतलब ये कानून तो है, मगर इनका जो क्रियान्वयन में बहुत गड़बड़ियां हैं, बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत जनता को परेशान किया जाता है। ये मेरा अनुभव है, मैं तो वकील रहा 20 साल, जज रहा 20 साल, मैं जानता हूँ ये लैंड एक्विजिशन जी एक्ट सर। में बड़ी धांधलेबाजी है, बहुत बहुत भ्रष्टाचार है। सर एक पटवारी के स्तर से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक धांधली हाँ हाँ, होती है सर। सब तरफ बहुत भ्रष्टाचार होता है। ये लैंड एक्विजिशन लॉ जो है, लॉ तो बने हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे बनना है, जरूरी है कि बड़ी बड़ी सड़कें बने, कनेक्टिविटी हो देश में, ये बात सही है,
मगर जब तुम किसी की जमीन लो तो उसको उचित दाम दो और जल्दी दाम दो, जो नहीं होता है। दाम जल्दी नहीं मिलता है, सालों लगते हैं दाम मिलने के लिए, मुआवजा मिलने में, और उसमें भी मुआवजे का 20%, 40% वो भ्रष्ट अधिकारी खा जाता है। बहुत बहुत धांधलीबाजी होती है। ये लैंड एक्विजिशन लॉज में तो बहुत गड़बड़ियां हैं। जी सर, हमारे साथ बॉलीवुड स्टार यशपाल शर्मा जी हैं, उनका भी सर कमेंट आया है। वो कह रहे हैं सर, लोग धर्म, जात पात और पार्टी से ही नहीं निकल पा रहे हैं। तथाकथित नेता और जनता, संकीर्ण सोच है नेताओं की। भला करने के लिए धन से ज्यादा मन की और नियत की जरूरत होती है। बहुत बहुत सही कहा है सर ने। मैं आपके कमेंट का सर रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत हमारे साथ कुछ पत्रकारगण भी जुड़ गए हैं। पीयूष शर्मा जी हैं, पत्रकार हैं सर। वो कह रहे हैं सर, अभिव्यक्ति की आजादी सर बड़ी है कि कमी है? इस पर चूंकि आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन भी रहे हैं, इस नाते सर आप थोड़ा सा इस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखिए हमारे सामने। देखिए, पहले तो आपने जो इसके पहले कहा था कि जातिवाद बहुत है, मैं उस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। जी सर। जी सर, बॉलीवुड स्टार यशपाल देखिए, शर्मा का कमेंट था सर। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जातिवाद और सांप्रदायिकता, ये जी सर। सामंती शक्तियां हैं, फ्यूडल फोर्सेस हैं। और हमारा देश अभी भी अर्ध सामंती है, सेमी फ्यूडल है। जब तक जी ये देश एक विकसित औद्योगिक देश न बन जाएगा, तब तक जातिवाद और सांप्रदायिकता रहेगी। क्योंकि ये कास्टिज्म और कम्युनलिज्म ये फीचर्स हैं सेमी फ्यूडल सोसाइटी के। तो ये नहीं जाएंगी जब तक ये सेमी फ्यूडल सोसाइटी डिस्ट्रॉय नहीं होगी और एक मॉडर्न औद्योगिक देश नहीं बनेगा, जैसे वेस्टर्न यूरोप में है या जापान में या चीन में भी बन गया है। तो ये अभी 15-20 साल और जातिवाद और सांप्रदायिकता रहेगी इस देश में, जब तक एक व्यापक तब्दीली ना आए देश की अर्थ और सामाजिक व्यवस्था में। अच्छा, दूसरा सवाल आपकी ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में शायद था। सर, हमारे साथ पत्रकार जुड़े हुए हैं। जी सर, वो सर ये पूछ रहे हैं कि सर फ्रीडम ऑफ स्पीच सर बढ़ी है या कम हुई है? इस पर आपके विचार क्या हैं सर? जो सर देखिए, अभी कुछ समय पहले इन पर कुछ हालिया संदर्भ सर यदि आप प्रस्तुत कर सकें, जो घटनाएं हुई हैं सर इसको लेकर, तो सर थोड़ा विस्तार से बताइएगा सर फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। मैं विस्तार में बता रहा हूँ, सुनिए। देखिए, फ्रीडम ऑफ जी स्पीच सर। इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। ये इट इज ओनली अ मींस टू एन एंड। यस। जो एंड है वो है रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। लोगों को बेहतर जिंदगी मिले, अच्छी जिंदगी मिले, ये उद्देश्य है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ एक जरिया है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर उस उद्देश्य को हासिल करने में मदद करती है तो अच्छी चीज है, मगर अगर उसका उल्टा करती है तो ये बुरी चीज है। फ्रीडम ऑफ स्पीच अच्छी चीज भी हो सकती है, बुरी चीज भी हो सकती है। मानिए, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलनी चाहिए सांप्रदायिकता फैलाने की या जातिवाद फैलाने की? नहीं, ये आपको नहीं मिलनी चाहिए। इस पे दंड मिलना चाहिए अगर आपने ऐसा किया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई, मैंने बताया ना, इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट कैन ओनली बी अ मींस टू एन एंड। ये देखिए, आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप लोगों के असली में मानिए दिमाग तो ज्यादा है नहीं यहाँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच चिल्लाते हैं जैसे कि एज इफ इट इज एन एंड इन इटसेल्फ। आप समझिए ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो एक जरिया है एक उद्देश्य प्राप्त करने का। इट इज ओनली अ मींस टू एन एंड। An end has to be raising the standard of living of people, giving them better lives. तो हर किस्म की फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं अलाउ होनी चाहिए। अगर आप समाज का नुकसान कर रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कुछ वक्त पहले ये तब्दीली जमात का इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। यहाँ दिल्ली में एक तब्दीली जमात है।
वो मुसलमानों की केंद्र है। जी। वो साल में एक बार या 2 बार भारत के ही नहीं कई देशों के मुस्लिम आते हैं, एकत्रित होते हैं, आपस में बातचीत होती है। तो इस बार भी आए तो ये कई न्यूज़ चैनलों ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि ये तब्दीली जमात तो कोरोना फैला रहा है और कोरोना बॉम्ब जी और सर, कोरोना जिहाद, ये सब शब्दों का प्रयोग होना शुरू किया। दुष्प्रचार। आप जानते हैं ये रिपब्लिक टीवी वगैरह ने क्या हरकत करी कि जैसे कि ये जानबूझ के कोरोना फैलाने आ गए हैं ये लोग। अच्छा, ये बात सही है कि जी। कई मुसलमान आए थे, जैसे मलेशिया से, इंडोनेशिया से, कजाकिस्तान से, यूएई से। हो सकता है वो कोरोना से इन्फेक्टेड हो रहे हो, मगर ये कहना कि वो जानबूझ के जी। उन्होंने कोरोना फैलाने के लिए आए थे भारत, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है और झूठ है। वो आए यहाँ, जी, मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ है। कई लोगों को जब कोरोना होता है मालूम ही नहीं होता कि उनको कोरोना हो गया, तो वो यहाँ आए और जब एक जगह एकत्रित हुए तो और लोगों में फैल गया। मगर ये कहना कि जानबूझ के कोरोना फैलाया, ये सब बिल्कुल झूठ है। अच्छा, फिर उनके ये तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ प्रचार हुआ कि ये लोगों ने डॉक्टरों को पीटा, डॉक्टरों पे थूका और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, नर्सेस के साथ दुर्व्यवहार किया और अस्पताल में पखाना कर दिया और पेशाब की बोतल फेंक दी। तो मैंने अपनी जांच जी करी, जी इंक्वायरीज करी जो मेरे जरिए हैं, मेरे साथी हैं, और मुझे मालूम हुआ कि बिल्कुल झूठा प्रचार था। और वास्तविकता ये है कि ये तब्दीली जमात के लोग जो हैं ये बड़े उच्च चरित्र के हैं। दे आर पीपल ऑफ वेरी हाई कैरेक्टर। देखिए, मैं तो नास्तिक हूँ और ये यस। लोग सब मुस्लिम हैं, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हैं। ठीक है, अपने अपने मजहब पे चलने का पूरा अधिकार है। मैं इनके ये मजहब से सहमत नहीं हूँ। मैं तो यस। नास्तिक आदमी हूँ, वैज्ञानिक आदमी हूँ। फिर भी जो मुझे मालूम हुआ मेरी जांच के बाद कि ये बड़े उच्च चरित्र के लोग हैं, तो ये कभी ऐसा नहीं करेंगे जो ये इनके खिलाफ कहा गया कि ये अस्पताल में पखाना कर दिया और नर्सेस के साथ दुर्व्यवहार किया और डॉक्टरों पे थूक दिया और डॉक्टरों को पीट दिया और पेशाब की बोतल फेंकी और जानबूझ के कोरोना फैलाया। बिल्कुल झूठ। तो अब सवाल मेरा ये है कि क्या ये आज़ादी मिलनी चाहिए थी ये रिपब्लिक चैनल को और टीवी चैनल्स को इस तरह का झूठा प्रचार करने का? नहीं, इनको नहीं मिलनी चाहिए। तो कहने का मतलब कि हर स्वतंत्रता अच्छी चीज नहीं होती है। स्वतंत्रता अच्छी चीज भी हो सकती है, बुरी चीज भी हो सकती है, क्योंकि ये मैंने कहा ना, ये सिर्फ एक जरिया है और उद्देश्य ये है कि लोगों को अच्छा जीवन मिले। एंड हैज टू बी रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। तो मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, ब्लाइंड फ्रीडम ऑफ स्पीच का फॉलोअर नहीं हूँ। ज्यादातर आपके जो मीडिया है भारत में बिल्कुल एंटी पीपल है, वो बिका हुआ है, वो चमचागिरी करता है ये प्रशासन की और सांप्रदायिकता फैलाता है, क्या क्या हरकतें करता है। सब नहीं, मगर मेरे ख्याल में 80-90% आपकी जो मीडिया है, तो उनको तो बिल्कुल कुचल देना चाहिए। मेरा अगर मुझको अधिकार हो, मैं तो इन सबको जेल में डाल दूं जो इस तरह की जनता विरोधी हरकतें करते हैं। ये कोई मीडिया है कि ये बिके हुए लोग हैं? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस का मैं ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूँ। श्री शिवम ठाकुर जी सर कह रहे हैं कि न्यायपालिका के अंदर नेपोटिज्म, सर इस पर आप अपने विचार साझा कीजिए इस बात पर सर, ये क्या है? देखिए, पहली चीज आप समझिए, न्यायपालिका कोई आसमान से टपक तो आई नहीं है। जो न्यायाधीश लोग हैं कोई आसमान से टपके नहीं है, वो तो समाज से निकले हैं। तो समाज में जो बुराइयां हैं वो न्यायपालिका में भी बुराइयां होंगी। तो बात सही है नेपोटिज्म है, भ्रष्टाचार भी है, साथ साथ अच्छे ईमानदार जज भी हैं। ऐसा नहीं कि सब जज बेईमान है, मगर हाँ काफी फैल गया है, बढ़ गया है भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म वगैरह। सही बात है, मगर जैसे समाज में बुराइयां बढ़ी हैं वैसे ही न्यायपालिका में बुराइयां बढ़ी हैं। तो बात इनकी सही है। जी सर, जी सर। सर विशाल यादव जी कह रहे हैं सरकार द्वारा पारित विधेयक का मूल उद्देश्य एक देश एक कृषि बाजार का निर्माण करना है।
क्या वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है? आपके विचार क्या है सर इस पर? देखिए, मेरे विचार में ये देश इतना बड़ा है कि इसमें एक जैसा कानून नहीं हो सकता है, क्योंकि फर्क फर्क जगह में परिस्थितियां फर्क हैं। अब जैसे पंजाब की परिस्थिति क्या वही है जो नागालैंड की परिस्थिति है? नागालैंड तो पर्वतीय क्षेत्र है, तो कैसे हो सकती है एक जैसा कानून? तो ये हर प्रदेश में हाँ कुछ चीज कॉमन भी हो सकती है, मगर कई डिफरेंसेस भी हैं। मगर मैंने फिर भी कहा कि इन सब चीजों के लिए बड़ा व्यापक सलाह मशवरा होना चाहिए, बड़े वाइड कंसल्टेशन होने चाहिए। ये बहुत बड़ा कदम है, इसको उठाने के जल्दीबाजी में नहीं उठाना चाहिए। ये एग्रीकल्चर भाई, जब 60% 65% आपकी आबादी कृषि पे निर्भर है, तो आप क्या 60%? अब देखिए, भारत की आबादी हो गई है करीब 140 करोड़, तो उसका 60% का मतलब हुआ करीब 80-90 करोड़ लोग कृषि पे आधारित हैं। तो आप 80-90 करोड़ लोगों की जीविका पे कुछ परिवर्तन ला रहे हैं, कुछ असर ला रहे हैं। ये करने के पहले बड़ा व्यापक सलाह मशवरा होना चाहिए भाई। मैं इतने ये जो कानून बने, ठीक है कुछ लोगों से कंसल्ट किया होगा, मगर फिर भी मुझे लगता है ये जल्दीबाजी का कदम है। फिर भी हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को हमारे साथ गवर्नमेंट का तो फेस सेविंग अलाउ करिए कि इंसिस्ट जिद ना करें किसान लोग कि इसको वापस लो। बस कह दें कि ठीक है कानून रहे, मगर ये अमल न किया जाए। जी सर, पत्रकारगण जुड़े हुए हैं सर, वो कह रहे हैं, पीयूष परमार जी कह रहे हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट कप्पन जैसे पत्रकारों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं की याचिका पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है और अर्णव के लिए तुरंत रिहाई आदेश, क्या ये न्याय की गरिमा नहीं गिराती? इस पर सर आपके क्या विचार हैं? हाँ नहीं, सही बात है, इनकी बात जो इन्होंने कहा सही है कि कई गड़बड़ियां हैं न्यायपालिका में, और उनमें से ये एक है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए, जो ये जब लोग गिरफ्तार होते हैं तो देखा गया है कि बहुत समय लग जाता है, और तब तक उस आदमी को, उस पत्रकार को या और आदमी को जेल में रहना पड़ता है। तो ये दोष है हमारी न्यायपालिका में, बहुत विलंब हो जाता है। एक और हमारे साथ मनीष कुमार जी हैं, वो कह रहे हैं सर आज की न्यायपालिका में लोक अदालत का कितना योगदान है सर? इस पर सर आप अपना विस्तार से बताइए सर। अरे ये लोक अदालत एक स्टंटबाजी है, ये सब एक गिमिक है, नाटक है। लोक अदालत वगैरह कुछ नहीं है। और बल्कि ये सब कानून जो बनाए जाते हैं ना, अच्छे इरादे के साथ बनाए जाते हैं, मगर हो जाते हैं भ्रष्टाचार का एक और जरिया। हमारे यहाँ कानून तो बहुत अच्छे अच्छे बनाए गए, अक्सर वो पाया गया कि अमल में जब लाया जाता है वो भ्रष्टाचार का एक और जरिया हो जाता है। तो ये लोक अदालत में मुझे कुछ विश्वास नहीं है। हमारे यहाँ देखिए बहुत दोष है। theWire.in ये वेबसाइट है, उसमें छपा था ऑल द टाइम द सुप्रीम कोर्ट टर्न्ड नेल्सन्स आई टू इनजस्टिस। ये इसका शीर्षक है, ऑल द टाइम द सुप्रीम कोर्ट टर्न्ड नेल्सन्स आई टू इनजस्टिस। और दूसरा लेख है, द सुप्रीम कोर्ट मस्ट रिज्यूम इट्स रोल एज प्रोटेक्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल। ये दो लेख मेरे theWire.in में ये मैंने लिखा है कि क्या क्या दोष हैं। बहुत कई दोष हैं जो न्यायपालिका में, सही बात है। मगर देखिए, अब न्यायपालिका ही क्यों, पूरा शासन तंत्र बिल्कुल ध्वस्त हो गया, खोखला हो गया है। चाहे न्यायपालिका देखिए, चाहे विधायिका देखिए, कार्यपालिका देखिए, सब खोखला हो गया। पूरा देश में सब चीज कोलैप्स कर गई है। तो यहाँ तो कुछ किस्म का रेवोल्यूशन आएगा, मगर उसमें 10-15 साल लगेंगे। कोई किस्म की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति जैसे आएगी, मगर अभी नहीं आएगी। अभी तो केओस का समय चलेगा, 10-15 साल केओटिक कंडीशन चलेगी। उसके बाद कोई किस्म का रेवोल्यूशन आएगा, क्रांति आएगी 10-15 साल के बाद।
और तब जाके अच्छा समाज बनेगा जिसमें लोगों को अच्छी जीविका मिलेगी, उचित नौकरियां मिलेंगी, उचित वेतन मिलेंगे, उचित स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा, ये सब चीजें। मगर ये 10-15 साल लगेगा कुछ। मगर ये जो अभी वर्तमान जो व्यवस्था है बिल्कुल जर्जर हो गई है, ध्वस्त हो गई है, कुछ नहीं रह गया इसमें। ये मैंने एक और लेख लिखा था, वाई सेलिब्रेट रिपब्लिक डे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिकम अ स्केयरक्रो। ये छपा था वेबसाइट theweek.in में, वो भी पढ़ लीजिएगा। उसमें मैंने लिखा कि सब जर्जर हो गया, कोलैप्स कर गया है। अब 7 परिवार हैं भारत में, 7 फैमिली, जिनके पास इतना धन है कि जो 50% भारत की जनता, यानी भारत की जनता 140 करोड़ है, तो 70 करोड़ जनता के पास जितना धन है, उतना धन ये 7 परिवारों के पास है। उनके नाम आप सब जानते होंगे। तो ये क्या एक्सेप्टेबल है? ये क्या रीजनेबल है कि 7 लोगों के पास हजारों करोड़ रुपए है और आम आदमी की क्या दुर्दशा है, क्या दाम बढ़ोतरी हो गई है, दाम बढ़ते ही जा रहे हैं हर चीज के, और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भुखमरी बढ़ती है, यानी हर दूसरा बच्चा भारत में कुपोषित है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप गूगल में जाइएगा, देख लीजिएगा, हर दूसरी महिला एनेमिक है। ये सब चीजें आप गूगल में देख लीजिएगा। तो ये सब कैसे एक्सेप्टेबल है जी? और लिबर्टी नाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है लिबर्टी, मगर तमाम लोग अरेस्ट हो जाते हैं अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोले, और महीनों सालों उनका केस ही नहीं सुना जाता है। जैसे कश्मीर में लोगों को गिरफ्तार कर लिया 5 अगस्त के बाद, और जी उनकी हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल हुई, मगर सुप्रीम कोर्ट एडजर्नमेंट आफ्टर एडजर्नमेंट करता जा रहा था, अभी भी कुछ नहीं डिसाइड हुआ। वो तो खुद ही गवर्नमेंट ने उनको फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को छोड़ा, मगर वो याचिका अभी भी लंबित है। ये क्या तरीका है भाई? लिबर्टी तो नाम की रह गई है। धारा 21 संविधान में लिखा है राइट टू लिबर्टी, मगर कहाँ है लिबर्टी? किसी को पकड़ लो झूठे इल्जाम पे, और पुलिस तो इनके अंडर आती है, गवर्नमेंट के अंडर, पुलिस वाले तो वही करेंगे जो मंत्री जी कहेंगे। तो लिहाजा झूठा फॉल्स एविडेंस मैन्युफैक्चर होता है, झूठे एविडेंस पे लोगों को फंसा दिया जाता है, जेल में रखा जाता है, महीनों सालों जेल में रखा जाता है। यस सर, हमारे साथ कुछ किसान संगठन के किसान भी जुड़े हैं और कुछ सिविल एस्पिरेंट भी जुड़े हैं। मैं एक सिविल एस्पिरेंट का प्रश्न लेना चाहूंगा सर। शिवम ठाकुर जी हैं, वो कह रहे हैं सर, राम मंदिर निर्माण के बाद अब मथुरा और काशी पर भी प्रश्न उठ रहे हैं, क्या न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप करेगी? देखिए, न्यायपालिका के बारे में मत पूछिए। मैंने कहा कि वो मेरे लेख पढ़ लीजिए और आपको मालूम हो जाएगा न्यायपालिका की क्या परिस्थिति है। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इस न्यायपालिका से। आई एम ऑफ द ओपिनियन जुडिशरी इज बियॉन्ड रिडेम्पशन, तो इनसे तो कोई मुझे उम्मीद है। ये जहां तक ये काशी और मथुरा मंदिरों की बात आपने करी, देखिए जो वास्तविक समस्याएं हैं देश के सामने, भीषण बेरोजगारी, भीषण महंगाई, भीषण स्वास्थ्य सेवा का अभाव, भीषण भुखमरी और भीषण दाम बढ़ोतरी, भीषण भ्रष्टाचार, इन सब का समाधान तो है नहीं इस सरकार के पास। तो अब क्या करे सरकार? वो एक ही तरीका है कि अटेंशन डाइवर्ट करो यहाँ से और कहो कि ये सब असल समस्याएं नहीं है जिनका मैंने अभी वर्णन किया। असल समस्या है राम मंदिर बनाना। यानी राम मंदिर बनाने से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी, भुखमरी दूर हो जाएगी, दाम बढ़ोतरी दूर हो जाएगा? ये स्टंट है, ये गिमिक है। और ये सरकार स्टंट पे चलती है कि राम मंदिर बना दो और योगा डे और स्वच्छता
अभियान और आर्टिकल 370 अबॉलिशन और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये सब गिमिक्स और स्टंट्स हैं और कुछ नहीं। क्योंकि ये मैंने बताया ना, असल जो मुद्दे हैं, देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, द टेस्ट ऑफ एवरी पॉलिटिकल एक्टिविटी, देखिए हर पॉलिटिकल एक्टिविटी का टेस्ट एक है और एक ही है, और वो ये है कि क्या इससे लोगों का जीवन स्तर बढ़ता है कि नहीं, does it raise the standard of living of the people or not, does it give people better lives or not, यही टेस्ट है। तो राम मंदिर बनाने से कैसे लोगों की जीवन स्तर बढ़ेगा, क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा, या क्या लोगों को खाने को मिलेगा, ये तो एक वो है, नौटंकी है। क्योंकि असल मुद्दे जो हैं वो आर्थिक और सामाजिक हैं, जो भीषण बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, स्वास्थ्य सेवा अभाव, ये सब है असल मुद्दे। और इनको हल करने का तरीका मालूम नहीं सरकार को, कैसे हल किया जाए। तो क्या करें, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सब नौटंकी करो कि राम मंदिर बना दिया, और क्या है कि योगा डे कर दिया, स्वच्छता अभियान कर दिया, और आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट है, ये सारे स्टंट्स एंड गिमिक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये सब नौटंकी है। क्योंकि असल मुद्दे आपको हल करने का तरीका ही नहीं है। और दूसरी चीज है कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आपको कुछ चाहिए स्केपगोट, जैसे हिटलर को मिले थे जूस, कि सारे जर्मनी की समस्याएं हैं क्योंकि जूस की वजह से, यहूदियों की वजह से। तो यहाँ भारत में सारी समस्याएं हैं मुसलमानों की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से सारे भारत की समस्या है। ये सब ये एक स्केपगोट जिसको कहते हैं बलि का बकरा वो ढूंढ लिया है। तो अच्छा, और देखिए हकीकत क्या है ना, क्योंकि ये सेमी फ्यूडल कंट्री है, तो सेमी फ्यूडल कंट्री में कम्युनलिज्म बहुत होता है। नाम का तो आपका सेक्युलर कंट्री है, संविधान में तो लिखा है कि इट इज अ सेक्युलर कंट्री, मगर जमीनी हकीकत बहुत फर्क है। जमीनी हकीकत है कि अधिकांश हिंदू भी सांप्रदायिक हैं और अधिकांश मुसलमान भी सांप्रदायिक हैं, और 80% लोग करीब हिंदू हैं, 15-16% ही मुसलमान हैं। तो ये बड़ा अच्छा प्रोपेगेंडा है कि सारी समस्याएं ये मुसलमानों की वजह से है, इन्हीं की वजह से सारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो बीच बीच में घटनाएं हो जाती हैं, उनकी लिंचिंग हो जाती है, उनको कई किस्म के जुल्म होते हैं, मगर ये सब डाइवर्जनरी मेथड्स हैं कि एक स्केपगोट आपने ढूंढ लिया, क्योंकि असल मुद्दों का समाधान आपके पास है नहीं, तो आपको कोई स्केपगोट चाहिए अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। जैसे हिटलर ने पाया था कि ये यहूदियों की वजह से सारी जर्मनी की समस्या है, वैसे यहाँ हमारे शासकों ने कहा मुसलमानों की वजह से सारी समस्या है, मारो इनको। ये सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने का तरीका है, क्योंकि असल मुद्दे का समाधान करना आपको आता ही नहीं है। ये स्टंटबाजी से तो आप बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते हैं, नौटंकियों से तो आप बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते हैं। बेरोजगारी दूर होगी जब बड़ी तेजी से औद्योगिकरण होगा, और अभी औद्योगिकरण बढ़ने के बजाय पिछड़ रहा है, इकोनॉमी और बैठी जा रही है, और उद्योग बैठते जा रहे हैं। आप इसके आंकड़े देख लीजिए कि जीडीपी गिर गई, सारा इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही है, सारे व्यापारी परेशान हैं, 2-4 व्यापारियों को छोड़ दीजिए, मगर बाकी सब व्यापारी बड़े परेशान हैं। कईयों से मेरी बात हुई, कहते हैं कि सब हम तो अपने जो हमारे पास थोड़ा सा धन था उसी पे सरवाइव कर रहे हैं, कोई खास बिजनेस तो चल नहीं रही है, तो जो सेविंग्स हैं, जो बचत का पैसा रखा था उसी पे किसी तरह से गुजारा हो रहा है। ये कई व्यापारी मेरे पास, जो बड़े व्यापारी नहीं मगर मध्य श्रेणी और छोटे व्यापारी मेरे पास आए कि अब हम किस तरह से गुजारा कर रहे हैं अपना, अपने परिवार का, कि अपनी जो सेविंग्स हैं उसी से किसी तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, कोई खास बिजनेस तो चल नहीं रही है।
कैसे रोजगार बढ़ेगा? बातें तो नेता लोग बहुत कर जाते हैं कि हम इतनी हर साल इतनी 2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे। कैसे पैदा करोगे? नौकरियां पैदा होती हैं जब तेजी से औद्योगिकरण होता है, मगर यहाँ औद्योगिकरण आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था बैठती जा रही है और नौकरियां कम हो रही हैं। बहुत ये लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, ले ऑफ जिसको कहते हैं, लाखों लोगों को ले ऑफ कर दिया गया। तो बुरा हाल है। और ये कोरोना की वजह से तो लोग भागे, शहर से छोड़ के गांव की तरफ भागे। अब गांव में कुछ काम नहीं है, वो तो गांव से आए थे शहर नौकरी की तलाश में। अब उनसे कहा गया वापस गांव जाओ। अब गांव जाके क्या करेंगे? वहां कुछ काम काज तो है नहीं, तो अपने परिवार पे और बोझा बन जाएंगे, सपोर्ट के बजाय और बर्डन ऑन देयर ओन फैमिली। तो इससे क्राइम बढ़ेगा। यहाँ जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो क्राइम बढ़ता है। मेन कॉज ऑफ क्राइम इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये तो अब बढ़ेगा। अब केओटिक कंडीशन आ रही है इस देश में। पीयूष परमार जी हैं सर, वो कहते हैं प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट्स पर अवमानना लगा दिया जाता है और कई सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को साइड में डाल देती हैं और नेताओं के जहरीले भाषण जैसे मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट क्यों शांत रहता है? सर, इस पर आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। भाई, मेरा विचार है वो प्रशांत भूषण पर अवमानना की नोटिस भेजना गलत था। अरे उसने 2 ट्वीट्स कर दिए, इतना सब नजरअंदाज कर देना चाहिए। कई चीजें मैं भी जज रहा हूँ और मैं तो कहता था कि देखो तुम मेरे खिलाफ जो कहना चाहो कहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर मुझे काम करने दो। मैं कोई अवमानना का नोटिस नहीं विश्वास रखता हूँ। चाहे मुझे तुम चोर कहो, चाहे बेवकूफ कहो, चाहे जो कोर्ट के अंदर कहो, कोर्ट के बाहर कहो। हाँ, बस एक परिस्थिति में मुझे कुछ करना होगा कि अगर तुम मुझे काम न करने दो, क्योंकि मुझे वेतन मिलता है काम करने का, मुकदमों का फैसला करने का, मगर तुम मानो कोर्ट में आके मेरी फाइल उठा के भाग जाओ, तो मैं मुकदमे तय कैसे कर पाऊंगा? या दिन भर चिल्लाते रहो। एक बार चिल्ला दो कि काजू बेवकूफ है, चोर है, ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा। मगर दिन भर चिल्लाते रहो, कोर्ट का काम ही नहीं होने दो, तो ये कैसे मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ? क्योंकि आखिर मुझे वेतन मिल रहा है मुकदमे तय करने के लिए, तो मुझे तो उसको भी तो जस्टिफाई करना है। तो काम करने दो, अदरवाइज ये सब चीजें इग्नोर करनी चाहिए। जजेस को इतना सेंसिटिव और टची नहीं होना चाहिए। कोई कह रहा है, कहने दो, क्या फर्क पड़ता है? लोकतंत्र में तमाम चीजें कही जाती हैं। सर, मोहित तिवारी जी एक एमबीए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं। वो कह रहे हैं सर, एक बार आपने एक सेमिनार में कहा था कि 90% भारतीय बेवकूफ होते हैं जो धर्म के नाम पर आसानी से बहकावे में आ जाते हैं। इस पर सर थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करिएगा ताकि स्टूडेंट संबोधित हो सके सर इस तरीके से। देखिए, मैंने आपको बताया कि अभी भी भारत अर्धसामंती देश है। कोई विकसित औद्योगिक देश नहीं है जैसे कि अमेरिका, कनाडा या यूरोप, जापान में समाज होता है। ये अर्धसामंती देश है और जातिवाद और सांप्रदायिकता ये these are features of semi feudal and feudal society। ये फ्यूडल फोर्सेस हैं, जातिवाद और सांप्रदायिकता ये सामंती शक्तियां हैं और इसीलिए यहाँ भारत में इतनी व्यापक हैं। अब देखिए, मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ। एक तो जब लोग वोट डालने जाते हैं, 90% लोग, मैं 100% नहीं, 90% जब वोट डालने जाते हैं तब सीधे जात बिरादरी के आधार पर वोट डालते हैं। यानी देखते हैं कि जो उम्मीदवार है उसकी क्या जाति है या जो पॉलिटिकल पार्टी किस जात को रिप्रेजेंट करती है। अब जैसे आप यादव हैं, विशाल यादव, मैं तो मजाक में कहता था जब इलाहाबाद में था कि यादव लोग जब पैदा होते हैं जी, तो पैदाइश से ही उनको समाजवादी पार्टी का सदस्यता मिल जाती है। दे बिकम मेंबर्स ऑफ एसपी बाई बर्थ। उनको एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती है मेंबरशिप के लिए, वो पैदा होते ही
मेंबर हो गए। तो 90% आपके यादव लोग सीधे सीधे आंख बंद करके समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को टिकट वोट डाल देंगे। ये नहीं देखेंगे कि अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, क्रिमिनल है, कुछ नहीं, सीधे सीधे अपनी जात बिरादरी पे वोट आप लोग समाजवादी पार्टी को डाल देंगे। बुरा न मानिएगा, मैं आपकी निजी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर यादव समाज हमारे यूपी में, आप यूपी के हैं? आप क्या यूपी के हैं? ये सर, और विशाल यादव समाजवादी के कुछ नेता लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं इस कमेंट बॉक्स में। हाँ, प्रयागराज, आपने कहा प्रयागराज के हैं। सीधे सीधे यादव जी सीधे सीधे आंख बंद करके समाजवादी पार्टी को वोट डाल देंगे। तो कहने का मतलब, अब क्या ये नहीं दर्शाता है कि 90% लोग यहाँ के बेवकूफ हैं, कि आप देखते नहीं है कि उम्मीदवार अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, गुड रिकॉर्ड या क्रिमिनल, कुछ नहीं देखेंगे आप। डकैत को भी दे देंगे, फूलन देवी को दे दिया। हाँ, यादव जी ने फूलन देवी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। क्यों? पिछड़ी जाति की थी। याद है आपको वो जो डकैत थी फूलन देवी, क्यों उसको वो जीत गई? क्योंकि पिछड़ी जाति। यस सर। आप नहीं देखते हैं, चरित्र नहीं देखते हैं, और पढ़ाई कहाँ तक पढ़ा, कुछ नहीं। सीधे सीधे 90% लोग, आप लोग वोट डाल देते हैं जात और धर्म के आधार पर। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँ, मुझे बुलाया गया था देहरादून यूनिवर्सिटी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, स्पष्ट आ रही है। अच्छा, देहरादून यूनिवर्सिटी बुलाया गया था, आज से 2 साल पुरानी बात है। आप यूट्यूब पे देख लीजिए, जस्टिस काजू देहरादून यूनिवर्सिटी टाइप कर दीजिएगा। तो वहां गया, वहां बड़ा भारी हॉल था जहां फंक्शन हुआ। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पे बोलने को कहा गया। तो वो हॉल में शायद 300-400 कुर्सियां थी, खचाखच भरा था। क्योंकि मैं भी एक क्राउड पुलर हूँ जैसा अमिताभ बच्चन, तो खचाखच हॉल भरा था। उसमें सब सीट भर गई थी, 200-300 लोग खड़े भी थे। अनाउंस हुआ था जस्टिस काजू आ रहे हैं। तो सामने की जो सीट थी उनमें प्रोफेसर बैठे थे, बढ़िया मर्द प्रोफेसर अपने सूट टाई में, और लेडी प्रोफेसर बड़ी बड़ी रंगीन साड़ियों में। और कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी पाया, कोई येल यूनिवर्सिटी से अमेरिका में, कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी किए हुए। सेकेंड रो में एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे थे, और पीछे सारे स्टूडेंट, लड़के लड़कियां, खचाखच हॉल भरा था। तो मैंने बहुत सारी चीजें कही, उसमें एक चीज ये कही कि अभी मैं 2 मिनट में साबित कर दूंगा कि ये जो आपके प्रोफेसर बैठे हैं पहली रो में, और बढ़िया सूट और टाई पहने हैं, और लेडी प्रोफेसर बढ़िया साड़ी पहने, और किसी की डिग्री है अमेरिका की, हार्वर्ड की, किसी की येल की, किसी की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अभी 2 मिनट में सिद्ध कर दूंगा कि इनके खोपड़े में भेजा नहीं है, गोबर भरा हुआ है। यही शब्द का मैंने प्रयोग किया, आप सुन लीजिएगा, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। मैंने कहा मुझे टाइम नहीं लगेगा। जी जरूर सर। अच्छा, मैंने कहा देखिए, इनसे पूछिए कि अगर इनकी लड़की किसी दलित लड़के से शादी करना चाहे तो राजी होंगे? एक राजी नहीं होगा, कई तो ऑनर किलिंग करवा देंगे। मैंने कहा बस मैंने सिद्ध कर दिया, 2 मिनट भी नहीं लगे, 1 मिनट लगा मुझे। जब आप अपनी ही जनता के, अपनी ही समाज के 22-23% लोगों को नीच मानते हैं, हीन मानते हैं, तो इसके मतलब आपके सर में गोबर भरा है, जातिवाद का गोबर। ये सिद्ध हो गया कि नहीं? आप बातें बहुत बड़ी बड़ी करें, आप विशाल यादव जी हैं, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, मगर इनकी बहन अगर दलित से शादी करना चाहे तब देखिएगा इनका क्या रुख है। अभी तो बढ़िया कोट पहने मेरे सामने बैठे हैं, स्माइल कर रहे हैं, और इनकी लड़की अगर प्रेम विवाह करना चाहे किसी दलित से तो ये लाठी गोली लेके खड़े हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी शिक्षा विक्षा इनकी। तो ये सिद्ध हुआ कि आपके सर में गोबर भरा है। 1776 में अमेरिकन इंडिपेंडेंस में कहा गया था, 1776 में,
we hold these truths to be self-evident that all men are created equal. ये स्वतः प्रमाणित है कि सब इंसान बराबर हैं 1776 में, और तब से कितने साल हो गए? 244 साल हो गए। आज भी आप कहते हैं कि नहीं दलित लोग नीच होते हैं, ये आपका समाज है। मैं चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट बन के गया तो वहां पे एक जज थे, जस्टिस कनगराज, मद्रास हाई कोर्ट में। तो एक दिन शाम को मेरे घर वो उनकी पत्नी आए ऐसी कर्टसी कॉल के लिए, मेरे और मेरी वाइफ से मिलने के लिए। तो वहाँ ड्राइंग रूम में बैठे, तो मिसेस कनगराज ने मेरी वाइफ से कि वो थी उच्च जाति की, शायद ब्राह्मण थे, कैमिलियन ब्राह्मण। उन्होंने शादी कर ली थी जस्टिस कनगराज जो दलित थे। जस्टिस कनगराज वॉज अ शेड्यूल कास्ट। लव मैरिज हुई थी 25-30 साल पहले। बोली जब मैंने शादी की तो मेरे परिवार ने मेरा अंतिम क्रियाकर्म कर दिया, जैसे कि मैं मर गई हूं, और तब से मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखा। उनके लिए मैं मर गई हूं। उन्होंने क्रियाकर्म किया, जिसने मेरी शादी मैंने की उन्होंने मेरा क्रियाकर्म किया। ये आपका समाज है जो अभी भी जातिवाद से भरा है और सांप्रदायिकता से भरा है। तो मैं क्या गलत था जो मैंने कहा 90% लोग मूर्ख होते हैं, बेवकूफ होते हैं? कौन सी गलत बात मैंने कही? सही नहीं। और आप देखिए, मैं ये अनपढ़ लोगों को ब्लेम नहीं करता हूँ, ये बेचारे इनको समझ नहीं है। आप पढ़े लिखे लोग जो MA MSc PhD पढ़े हैं, उनमें भरा हुआ है भूसा। क्योंकि वो उनसे कहो दलित लड़के को अपनी लड़की शादी में देंगे या बहन शादी में देंगे, एक नहीं मानेगा। ये क्या दिखाता है? ये पढ़े लिखे लोगों का हाल है। मैं अनपढ़ की बात छोड़िए, मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ। आप पढ़े लिखे लोग हैं, तब क्या किया? सहमत हूँ सर। हमारे साथ शिवम ठाकुर हैं और सर बहुत सारे लॉ के भी स्टूडेंट हैं और सिविल एस्पिरेंट हैं। सर मैं आपसे वो लोग चाहते हैं कि सर आपके कार्यकाल के दौरान यदि कोई नैतिक दुविधा उत्पन्न हुई होगी तो हमारे साथ जरूर सर उसके अनुभव साझा कीजिए सर। नैतिक दुविधा सर, डायलेमा। नहीं, नैतिक दुविधा कैसी है? मुझे कोई खास नैतिक दुविधा तो हुई नहीं सर। जी सर, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ सर। उनके कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं सर, जैसे सर आप एज ए जज आपके सामने कुछ एविडेंस होंगे जिस चीज के, और आपका मन कह रहा होगा कि नहीं यह व्यक्ति निर्दोष है, और आपके सामने सर आपको पता है कि जो आपके समक्ष वकील है स्वयं, वो वकील उसको प्रमाणित कर रहे हैं कुछ एविडेंस के माध्यम से कि नहीं ये अपराधी है। ऐसी सर और भी अन्य नैतिक दुविधाएं आई होंगी एज ए जज। तो सर उस समय ऐसे कुछ आपके अनुभव हो तो सर जरूर हमसे साझा करें। नहीं, देखिए मैं तो कानूनी सिद्धांतों के हिसाब से फैसले करता था। मैं बताऊं, मैं गया मद्रास हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। पहले मैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज था। जी सर। 1991 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज बना और 2004 में मुझे भेजा गया मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होकर। तो वहां पे आप जानते हैं, वहां DMK ADMK में बड़ा झगड़ा है, ये दो राजनीतिक दलों में। तो मेरे वहां पहुंचने के कुछ दिन बाद ही दोनों ये पार्टीज के मंत्रीगण अलग अलग आए मुझसे मिलने मेरे घर। मैं किसी के घर नहीं गया, मगर कोई मिलना चाहता था, मैंने कहा आइए, जरूर आइए मेरे घर, आइए पहला चाय पीजिए। और मैंने सबसे कहा कि देखिए एक चीज मेरे बारे में समझ लीजिए, जैसा कानून होगा वैसा मैं फैसला करूंगा। अगर किसी केस में कानून आपके पक्ष में है तो फैसला आपके पक्ष में जाएगा, और कानून आपके विरुद्ध है तो फैसला आपके विरुद्ध जाएगा। बस सीधी सीधी मैं बता देना चाहता हूँ। और कानून बनाना तो आप लोग का काम है, आप राजनीतिकों का काम है। आप लोग जैसा कानून चाहे बना लीजिए, मगर फिर वो कानून में का पालन करूंगा। तो सीधे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये DMK वालों से भी मैंने कह दिया, और ADMK वाले दोनों के मंत्रीगण मेरे आए, अलग अलग आए मेरे घर। मैंने कह दिया कि देखिए ये मेरा तरीका होगा यहाँ काम करने का, जैसा कानून होगा उस हिसाब से फैसले होंगे। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई।
सर, क्या कभी आपको लगा है कि जो सर कानूनी सिद्धांत पे जब आप फैसला कर रहे होते हैं कि वो कानूनी सिद्धांत अपर्याप्त हैं, कहीं ना कहीं वो जो न्याय की गरिमा है और जो न्याय पर लोगों का भरोसा है उसको भली भांति परिभाषित कर पाते हैं क्या कानून के सिद्धांत? देखिए, कानूनी सिद्धांत तो यहाँ बहुत अच्छे हैं। ये समस्या जनता के सामने कानूनी सिद्धांतों का नहीं है। समस्या ये है कि बड़ा जी। विलंब हो जाता है एक एक मुकदमे तय करने में। देखिए, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है, सालों लगते हैं। उसके बाद फिर अपील आती है, पहले मुंसिफ के फैसले के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज को अपील, डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के खिलाफ फिर हाई कोर्ट में अपील, और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट। यानी बहुत विलंब हो जाता है, सालों लग जाते हैं, यानी 20-25 साल अक्सर लग जाते हैं। तो जनता बहुत परेशान है कि भाई किसके पास इतना वक्त है कि 20-25 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहे। जो फैसला जल्दी से जल्दी होना चाहिए, मगर यहाँ पे बहुत विलंब हो जाता है, सबसे बड़ी समस्या। और थोड़ा भ्रष्टाचार भी आ गया है न्यायपालिका में, ये दोनों वजह है। तो ये जनता बहुत परेशान है। सर, एक मित्र पूछ रहे हैं सर प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के बारे में आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए सर। देखिए, नेचुरल जस्टिस में आता है अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, सुनवाई का मौका मिलना चाहिए और निष्पक्ष न्याय होना चाहिए। ये सब चीजें हैं, सब सिद्धांत हैं, अच्छे सिद्धांत है। मगर मैंने बताया ना, यहाँ समस्या इन सिद्धांतों का नहीं है। समस्या यहाँ के फैसले हो कहाँ पाते हैं। 20 साल 25 साल चला जा रहा मुकदमा। आपने मानिए अपने घर किराए पे दे दिया है, आपने किसी किराएदार को दिया, अब दे तो दिया, वो कब्जा कर लिया, मगर अब जब उसको आप कहते हैं कि अब खाली करो, मुझे खुद चाहिए अपने लिए, वो खाली नहीं करता है। अब आप मुकदमा करिए, वो 10-15-20 साल चलेगा। आप बुढ़े हो जाएंगे या मर जाएंगे, फैसला ही नहीं हो पाएगा। ये समस्या है। ये प्राकृतिक न्याय वाय का कोई अब समस्या ही खत्म हो गई। समस्या है पूरी जो न्याय व्यवस्था है, ये बिल्कुल कोलैप्स कर गई है, जैसे सभी व्यवस्थाएं कोलैप्स कर गई हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि जुडिशरी इज बियॉन्ड रिडेम्पशन, ला इलाज मर्ज हो गया इसको। जैसे कुछ मर्जों का इलाज होता है, अब दवाई ले लीजिए, इलाज हो गया। और कुछ मर्जों का नहीं इलाज होता है, जैसे कैंसर, कई किस्म के कैंसर होते हैं, वो आपको मार डालते हैं। तो यहाँ ला इलाज मर्ज हो गया। कोई मुझे इसका कोई समाधान नहीं दिखाई देता। जुडिशरी इज बियॉन्ड रिडेम्पशन, कोई कुछ रिफॉर्म से नहीं होएगा। देखिए, पूरी जो यहाँ सर एक हमारे देखिए व्यवस्था है पूरी जर्जर और कोलैप्स कर गई। जैसे कि एक बिल्डिंग है, वो उसमें कुछ थोड़ी सी गड़बड़ियां हो तो उनका रिपेयर आप कर सकते हैं, मगर दूसरी बिल्डिंग है जो इतनी जर्जर हो गई है कि उसमें रिपेयर अब नहीं हो सकता। अब तो उसको डिमोलिश करिए और फ्रेश कंस्ट्रक्शन करिए। तो यहाँ पूरी जो व्यवस्था है, सिर्फ न्याय व्यवस्था नहीं, सारी देश की शासकीय व्यवस्था खोखली हो गई है। अब तो इसको ध्वस्त करके नई शासकीय व्यवस्था बनानी है। रिफॉर्म वगैरह से कुछ नहीं हो पाएगा। सर वीरेंद्र शर्मा जी सर एक प्रश्न पूछ रहे हैं, अक्सर यूपीएससी के कैंडिडेट हैं, विद्यार्थी हैं, और ये प्रश्न आता रहता है सर, हमेशा से यह आक्षेप लगाया जाता रहा है कि न्यायपालिका केंद्र में बहुमत की सरकार होती है, उस पक्ष की ओर झुकी रहती है। इस पर सर विश्लेषणात्मक चर्चा कीजिए सर, थोड़ा सा विस्तार से बताइए, क्या यह बात सत्य है? नहीं, ये कुछ हद तक सच है, कुछ हद तक सच है, बिल्कुल सच नहीं है। कुछ बहादुर भी जज होते हैं, मगर कई जज होते हैं उनको कई प्रकार के प्रलोभन मिलते हैं और वो प्रलोभन के चक्करों में आ जाते हैं। मगर ईमानदार जज भी होते हैं जो प्रलोभन के चक्कर में नहीं आते। तो ये बात सही है, इनकी बात कुछ हद तक सही है। अभी जैसे उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया, जो ये लव जिहाद का कानून लाया गया यूपी में, तो जी फैसला दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि जिससे शादी करना चाहे करने की आजादी है। तो ये बहादुरी का फैसला था। जी अभी जो हाल में फैसला हुआ, बहुत
मैं अब चाहूंगा, जब जिहाद की बात आपने छेड़ी ही है, तो सर इसमें भी थोड़ा सा हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। न्याय व्यवस्था इसको कैसे देखती है, सरकारें कैसे देखती हैं, और जनता क्या कर रही है इस बारे में? लव जिहाद पर सर थोड़ा सा विस्तार से बताइए हम लोगों को। देखिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट में 3-4 फैसले हैं, आप नोट कर लीजिए। एक तो शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो मैंने ही दिया था, और तीसरा फैसला 2011 का है, वो भी मैंने दिया था, उसका नाम है वो मद्रास का कोई फैसला था, आप गूगल में देख लीजिएगा। तो उनमें ये फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई इंसान 18 साल का उम्र का हो जाए, लड़का या लड़की, तब उसको कहते हैं मेजर, बालिग, यानी उसको अपने भले बुरे की समझ आ गई है, ये कानून मानता है। चाहे वास्तव में आई हो या ना आई हो, मगर कानून मानता है कि उसको अपने भले बुरे की समझ आ गई, तो जिससे चाहे शादी करे, शादी बगैर भी साथ रह सकते हैं। तो लिहाजा कोई लड़की दूसरे धर्म में विवाह करना चाहे तो उसको आज़ादी है, ये स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है। अब वो ये लोग, कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये उसको बेवकूफ बना के शादी कर ली, किसी मुसलमान ने अपना हिंदू नाम लड़की को बताया और उसको कोई प्रलोभन दिया, झूठा प्रलोभन देके। तो ऐसे हो सकता है कुछ वाकया हुए हों, मगर ज्यादातर तो प्रेम विवाह होता है, ये लव मैरिजेस होती हैं। और भाई एक बार इंसान बालिग हो गया तो उससे उसका अधिकार है। एक और प्रश्न, व्यवस्था में नाउम्मीदी क्या वर्तमान में व्याप्त अराजकता के मूल में है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको जरा गहराई में समझिए। जी, हमारे देश का उद्देश्य क्या होना चाहिए, भारत का क्या मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? भारत का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने देश को एक आधुनिक औद्योगिक देश में परिवर्तित करें। बड़ी तेजी से औद्योगिकरण हो, तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। देखिए, इस दुनिया में दो दुनिया है वास्तव में, एक दुनिया नहीं है, दो दुनिया है इस दुनिया में। एक विकसित देशों की दुनिया, जिसमें आता है यूएसए, कनाडा, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन भी आ गया हमने। और दूसरी दुनिया है अविकसित देशों की दुनिया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, ये सब आते हैं। तो हमारा उद्देश्य होना है कि भारत को परिवर्तित कर दें अविकसित देश से विकसित देश में, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम एन अंडर डेवलप्ड कंट्री टू अ हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। यही, इसी से हमारी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। वरना हम गरीब रहेंगे, हमारे यहाँ व्यापक बेरोजगारी, भीषण भूखमरी, ये सब समस्याएं रहेंगी। तो अगर हम चाहते हैं कि ये सब समस्याओं से निजात मिले, हमको ये महान ऐतिहासिक परिवर्तन करना है भारत का, एक अविकसित देश से एक विकसित देश बनाकर। ये वर्तमान व्यवस्था में संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? ऐसा परिवर्तन संभव नहीं है वर्तमान व्यवस्था में। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ये वर्तमान व्यवस्था इसको चलती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे, संसदीय लोकतंत्र। जो चुनाव होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, सब स्टेट असेंबली, ये जो चुनाव होते हैं ये कास्ट और कम्युनल वोट बैंक्स पे चलते हैं। कास्ट और कम्युनल वोट बैंक्स पे ही होते हैं। आपको मालूम है 90% लोग जब वोट देने जाते हैं तो कास्ट और रिलीजन देखते हैं उम्मीदवार का या उस पार्टी का।
तो कास्टिज्म और कम्युनलिज्म तो फ्यूडल फोर्सेस हैं, इनका विनाश करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इनके विनाश किए बगैर हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। मगर ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो इनको और मजबूत करता है, कास्टिज्म और कम्युनलिज्म को, क्योंकि इसी पे वो आधारित है, इसी पे वो चलता है। तो जब तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रहेगी, ये कास्टिज्म और कम्युनलिज्म रहेगा, जिसका मतलब देश तरक्की नहीं कर सकता है। तो आप इनके सवाल का जवाब है कि इस मौजूदा व्यवस्था में उम्मीद नहीं रखिए, क्योंकि ये तो और मजबूत करता है जातिवाद को और सांप्रदायिकता को, यानी सामंती शक्तियों को। तो लिहाजा इनको हमें तो ये एक दूसरे व्यवस्था का निर्माण करना है, जिसमें देश तेजी से आगे बढ़े, तेजी से औद्योगिकरण हो। ये वर्तमान व्यवस्था में नहीं हो पाएगा। तो ये मेरे हिसाब से ये एक क्रांति के द्वारा ही हो सकता है, ये इस व्यवस्था में नहीं हो सकता। मगर क्रांति अभी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये 10-15 साल लगेगा, जब क्रांति आएगी अवश्य, मगर अभी 10-15 साल तो बिल्कुल उठापटक होती रहेगी, क्योटिक कंडीशन चलेंगी। सारा केओस को क्या कहते हैं हिंदी में? केओस को क्या कहते हैं हिंदी में? अरे अर्थव्यवस्था, सर कियोस्क हिंदी में क्या कहेंगे केओस को? सर कियोस्क को सर आई डोंट नो। मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहूंगा, ये आप लोग थोड़ा सा हेल्प करिए। जी सर। उथल पुथल सब ये चलेगा 10-15 साल। हल्ला, जी सर, अमृता सोनी मैम ने कहा है सर, हल्ला शोरगुल। अच्छा चलिए, चलेगा 10-15 साल, और उसके बाद ही आएगी क्रांति। अभी तुरंत नहीं आएगी। अभी 10-15 साल बहुत बुरे दिन भारत के लिए आने वाले हैं, और व्यवस्था और नीचे गिरती जाएगी, बेरोजगारी बढ़ती चलेगी। और आप लोग जो युवा पीढ़ी हैं, सबसे तो आप लोगों की दुर्दशा होगी, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए, नौकरियां तो कम होती जा रही हैं, और वो ले ऑफ्स हो रहे हैं, लोगों को निकाला जा रहा है नौकरी से। बहुत बुरे दिन आ रहे हैं भारत के लिए। अगले 10-15 साल बहुत बुरे होंगे, बड़ा मारधाड़ होगा। केओस का मतलब मारधाड़, उठापटक, जी सर, उथल पुथल, यही होगी। और क्राइम बढ़ेगा, बहुत चोरी डकैतियां बढ़ेंगी।